मैं जब भी मालिक के कमरे की सफाई करती तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगता। उस वक्त मुझे बहुत शर्म आती, लेकिन मैं मालिक को कुछ भी ना कहती। धीरे धीरे मालिक मुझे कामकाज के बहाने छूने की भी कोशिश किया करता था। मालिक के छूने से मुझे करंट सा लगने लगता था। मैंने अपने जज्बातों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, क्योंकि उन दिनों मैं 18 साल की हुई थी। एक रात माँ मुझे मालिक के घर में कुछ अर्जेंट काम बोलकर छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मालिक स्विमिंग पूल में नहा रहा था। मालिक के गोरे बदन को देखकर मैं तभी वहीं खड़ी खड़ी पिघलने लगी थी। मालिक दिखने में काफ़ी ताकतवर था। तभी वह पानी से भीगता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर स्विमिंग पूल में ले गया। और फिर हम दोनों ने ठंडे ठंडे पानी में पूरे जोश के साथ, ज़िंदगी में हम अपनों के लिए सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आखिर में हमें सच्चाई पता चलती है कि हमारे अपने ही हमें धोखा दे रहे हैं, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उन दिनों हमारा अपनों से पूरा विश्वास ही टूट जाता है। इसी तरीके का सिलसिला मेरी कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, मेरा नाम मधु है। बचपन से ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। तब पापा ने ही बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दौरान मैं सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन मुझे संभालते संभालते पापा कामकाज में वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे घर के हालात ख़राब होने लगे थे। तभी हमारे बड़ों ने मेरे पापा को सलाह दी कि वह कोई दूसरी शादी कर ले, ताकि मधु को दूसरी माँ भी मिल सके जो उसकी देखभाल कर सके। आखिर तुम कब तक अपनी बेटी को यूं ही घर पर रहकर संभालते रहोगे? तुम्हें भी तो कामकाज होते हैं। शुरू में तो पापा किसी की बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए थे। उन्होंने सबको इनकार कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे पापा को बहुत दिक्कत आने लगी। वह अपने कामकाज में भी वक्त से नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काम पर लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। एक दिन पापा की माँ ने भी पापा को दूसरी शादी करने के लिए जोर दिया, और तब पापा उस बात पर इनकार ना कर पाए और फिर मजबूरन पापा की शादी दूसरी औरत से करवा दी गई। हम सब ने उस दौरान यही सोचा था कि शायद नई बहू घर आएगी तो वह घर को अच्छे तरीके से संभाल लेगी और मुझे भी एक माँ का प्यार मिल जाएगा जो परिवार को जोड़ कर रखेगी। लेकिन शायद यह हम सब लोगों की गलतफहमी थी। हम जैसा चाहते हैं ज़िंदगी में हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरी सौतेली माँ का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह मेरे मुंह के सामने मीठी बनती और जब मेरे पापा आते तो उनके सामने मेरी बुराइयां करने लगती। पापा भी उनकी बातों में आकर मुझे बुरा भला भी कहने लगते थे। धीरे धीरे पापा की तरफ से मेरे लिए मोहब्बत अब कम हो चुकी थी। अब वक्त बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा था। मैं उन दौरान बच्ची थी, इसी वजह से मुझे अपनी सौतेली माँ के व्यवहार के बारे में बिल्कुल भी कोई समझ नहीं थी। मैं तो यही समझती थी कि वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और मेरी खातिर मेरे पापा से भी लड़ती हैं। लेकिन कहते हैं ना, बचपन में तो बच्चों को तो समझ बिल्कुल भी नहीं होती। वैसे ही मेरा भी यही हाल था। फिर इसी तरह 2 साल के बाद हमें यह खुशखबरी मिली कि घर में एक नया सदस्य आने वाला है। इस खबर से घर के सभी मेंबर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं सोचती थी कि चलो मेरी कोई छोटी बहन या भाई आएगा तो जिसके साथ मैं हर वक्त खेला करूँगी। इसी तरह वक्त बीतता गया और तब मेरी दूसरी माँ ने भी बहुत ही प्यारी सी एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम हम सब ने मिलकर सुनैना रखा था। मैं सुनैना का दिन भर अच्छे से ख्याल रखा करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी तो माँ मुझसे घर के कामकाज करवाने लगी। वह मुझे अक्सर कहा करती कि बेटियों को कामकाज सीख कर रखना चाहिए। इसी वजह से मैं बचपन से ही घर के सारे कामकाज और तौर तरीके सीख लिए थे। मेरे पापा के पास इतना पैसा तो था ही नहीं कि मैं स्कूल में जाकर पढ़ लिख सकती। इसी वजह से मैं घर पर ही रहा करती थी और घर के ही कामकाज किया करती थी। लेकिन जब मेरी छोटी बहन बड़ी होने लगी तो माँ ने उसे स्कूल में पढ़ाई करने की ज़िद करने लगी। उन दिनों पापा ने भी माँ की बात को मानकर छोटी बहन को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। इस बात से माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
लेकिन ये बात सुनकर मैं मन ही मन उदास हो चुकी थी। मुझे भी पढ़ने का शौक़ था। जब एक दिन मैंने माँ से इस बारे में बात की तो माँ मुझे प्यार से बिठाकर कहने लगी कि बेटा, तू तो बड़ी है, तेरी जिम्मेदारियाँ इस घर को लेकर कुछ ज़्यादा है। वह भी छोटी है और उसके पढ़ने में इतना खर्चा नहीं आएगा, और तेरे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह तुम दोनों बहनों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। इसी वजह से तू बिल्कुल भी निराश मत हो। माँ ने जब मुझे प्यार से समझाया तो मैं भी चुपचाप माँ की बात को मान लिया। मैंने भी सोचा कि माँ जो कह रही है वह सही कह रही है। अब परिवार में लोग बढ़ चुके थे, लेकिन मेरे पापा की कमाई बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिससे बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। घर में जब भी मेरे लिए कोई नया कपड़ा आता तो माँ वह कपड़ा छोटी बहन के लिए रख लिया करती और अक्सर कहा करती कि तुम्हें तो इन सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन आने वाले वक्त में इस कपड़े को पहनेगी तो उस पर यह कपड़ा खूब खिलेगा। अक्सर माँ मुझे बड़ी बहन होने का हक याद दिलाया करती थी। इसी वजह से अब मैं खुद से अपनी छोटी बहन के लिए सोचा करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों बहनें बड़ी होती जा रही थी तो दूसरी तरफ मेरे पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही थी। वह कमज़ोर पड़ चुके थे, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि तभी एक दिन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तब अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने हमें यह बताया कि वह दिल के मरीज़ हैं और अब उन्हें और बचा नहीं पाएंगे। यह सुनकर हम लोग बेहद ही दुखी हो चुके थे। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम पापा का अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा पाते। पापा के गुजर जाने के बाद माँ बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। मैं ही माँ और घर को अच्छे तरीके से संभाला करती थी। अब धीरे धीरे माँ लोगों के घरों में काम काज करने के लिए जाया करती थी, तो वह मुझे भी अपने साथ काम करने के लिए लेकर जाने लगी। वह मुझे अक्सर कहा करती कि 2 लोगों के काम करने से घर का खर्चा तभी चल सकता है, एक अकेला इंसान इतने जनों का बोझ नहीं उठा पाएगा। मैं माँ के प्यार में पागल थी, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। माँ जैसा जैसा कहती मैं वैसा वैसा ही करती जाती थी। तभी माँ मुझे एक बहुत ही बड़े बंगले में काम करने के लिए लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मैं ही काम कर सकती थी। मेरा आज काम का पहला दिन था। जब माँ मुझे वहाँ छोड़कर गई, कुछ नौकरों ने मिलकर मुझे घर के कामकाज के बारे में बताया। यहाँ पर काम सिर्फ सफाई करने का था। इसी वजह से मैं मन लगाकर पूरे बंगले की सफाई करने लगी। यह बंगला काफ़ी बड़ा था। सारा दिन काम करते करते मैं पूरी थक कर चूर हो जाती। जैसे ही मैं किचन में कुछ खाने के लिए गई तो वहाँ पर कुछ नौकरानी मुझे बचा हुआ खाना दिया, जिसे खाकर मैंने अपना पेट भरा। अब मैं वापस अपने घर आ चुकी थी। आज मैंने माँ से कहा कि माँ, यह बंगला तो काफ़ी बड़ा है, सारा दिन काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तभी माँ कहने लगी कि तू बेटा वहाँ पर मन लगाकर काम करना, कामकाज में कोई भूल चूक मत करना, क्योंकि उस बंगले का मालिक बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी तनख्वाह देगा, जिससे हमारे घर का खर्चा अच्छे से निकल जाएगा। यह बात सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोचा कि चलो, मेरे ज़्यादा काम करने से मेरे परिवार वालों की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तभी मैंने माँ से खाना मांगा। माँ कहने लगी कि बेटा, मैं भी काम से थकी आई हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तू एक काम कर, तू ही किचन में जाकर खाना बना ले। जब मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा तो वह फ़ोन पकड़कर बैठी हुई थी। माँ कहने लगी, वह सारा दिन पढ़ाई में परेशान रहती है, सारा दिन पढ़ती है। अगर आज अच्छा पढ़ेगी तो कल को जाकर अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद हम दोनों काम छोड़ देंगे। मैं हमेशा की तरह इस बार भी माँ की बात को चुपचाप मान ली, क्योंकि मैं हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचा करती थी। उसके बाद मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी और उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाए। दूसरे दिन से फिर मेरा लोगों के घरों में जाकर सफाई करने का काम शुरू कर दिया। लास्ट में मैं वही बड़ी सी हवेली में जाया करती। आज मेरी हवेली में दूसरा दिन था, लेकिन जैसे ही मैं हवेली के अंदर गई तो एक हट्टा कट्टा 75 साल का मालिक मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। वह मुझे गहरी आंखों से देखने लगा। मैं डर के मारे अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से भाग चुकी थी। आज भी मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी, लेकिन साफ सफाई के दौरान मैंने देखा कि वह मकान मालिक मुझे अक्सर बहाने से घूर घूर कर देखा करता था।
यह देखकर मैं अक्सर अपने आप को दुपट्टे से ढक लिया करती। अब इसी तरह मुझे वहाँ पर काम करते हुए पूरे 15 दिन बीत चुके थे कि तभी एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि एक नौकर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि चलो आज तुम छोटे मालिक के कमरे में नाश्ता लेकर जाओ। नौकर की बात सुनकर मैं उसे कहने लगी कि आखिर यह छोटा मालिक है कौन, मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा। तभी वह कहने लगा कि वह मालिक के इकलौते बेटे हैं, लेकिन याद रखना ध्यान से तुम उस कमरे में जाना, कोई भूल चूक मत करना, कोई सामान वामान मत गिरा बैठना, क्योंकि मालिक के बेटे की तबीयत ज़्यादातर ठीक नहीं रहती। इसी वजह से वह कमरे से बाहर नहीं आया करती और ना ही हर कोई उनके कमरे में आता जाता है। अब मैं नाश्ते की ट्रे पकड़कर धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। मुझे कमरे के अंदर जाने में डर लग रहा था। जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा नॉक किया तो मुझे कमरे के अंदर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का नज़र आया था, जो कि बिस्तर पर बैठा टीवी देख रहा था। वह मुझे किसी भी एंगल से बीमार नहीं नज़र आ रहा था। मुझे देखकर वह लड़का घूर घूर कर देखने लगा। मैं मन ही मन फिर से सोचने लगी, यह अमीर लोगों की आदतें बड़ी ही ख़राब होती है। लड़की देखी नहीं कि उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। मैंने तभी फिर से अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ लिया और फिर तुरंत कमरे से बाहर आ गई। वह लड़का मुझे पीछे से आवाज़ें भी दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। देखते ही देखते अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए पूरे 2 महीने बीत चुके थे। अब मेरी यहाँ से इनकम काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, जिससे मेरे घर का खर्चा अच्छे से हो पा रहा था। धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और मैं अब वक्त से पहले और जवान लगने लगी थी। अब हर महीने में मालिक मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दिया करता, जिससे मैं बेहद ही खुश हो जाया करती। मैं अक्सर सोचती मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, जिसकी वजह से वह मेरी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अब मालिक को लेकर जज्बात बढ़ने लगे थे। अब मुझे मालिक अच्छा लगने लगा था। अब उसने मुझे घर के कामकाज करने भी बंद करवा दिए। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए पूरे 9 महीने बीत चुके थे। इन 9 महीनों में अब मैं नौकरों की तरह काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, बल्कि मैं उल्टा नौकरों से काम करवाया करती थी। मालिक भी मुझे अक्सर कहा करता कि उन्हें बहुत दिक्कत होती है इन सारे कामकाज को हैंडल करने में, और मैं चाहता हूँ कि तुम ही पूरे बंगले को अच्छे से संभालो, हर नौकरों से अच्छे से देख रेख करके सारे कामकाज करवाओ। इस काम को करने से मेरी तनख्वाह पहले के मुकाबले और दुगनी हो चुकी थी। इससे मैं और मेरी माँ बेहद ही खुश थी। मालिक ने बंगले में मेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त अच्छे से करके रखा था। उन्होंने मेरे लिए एक नौकर भी लगा कर रखा हुआ था, जो मुझे अक्सर टाइम टाइम पर खाना दिया करता था। जब मैं माँ को ये सारी बातें बताया करती तो माँ भी बहुत खुश होती। अक्सर कहा करती कि मालिक जैसा जैसा कहता है तुम बस वैसा वैसा ही करती रहना। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगियों में से ये गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमें लोगों के घरों में काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखो मेरे हाथों में काम करते करते मेरे हाथ कितने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के घरों में बर्तन धो धो कर ज़िंदगी तो अब नरक लगने लगी थी। लेकिन भला हो उस मालिक का जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, जिसने हमारी ज़िंदगियों में से परेशानियां ख़त्म कर दी। मुझे भी माँ की बातें ठीक लग रही थी। अब मैं अक्सर मालिक जैसा कहता मैं वैसा करती। अब यूं ही काम करते करते मुझे 1 साल बीत चुका था और अब मुझे मालिक ने अपने ऑफिस के कामकाज के बारे में धीरे धीरे जानकारी देना शुरू कर दी, जिससे मैं बेहद खुश थी। लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। इस बात का मुझे बस डर था। जब मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर भी लगा कर रख दिए, जिससे मेरा हिसाब किताब करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका था। अब मालिक मुझे कहा करता कि बेटी तुम एक काम करो, तुम आज से इसी बंगले में रहा करो, क्योंकि दूर रहकर इतने सारे कामकाज को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब मैं घर आकर माँ को यह बात बताई तो माँ भी कहने लगी कि वह सही तो कह रहे हैं, इसलिए तुम कल से उन्हीं के घर पर रहना। दूसरी रात से मैं अपना सारा सामान लेकर मालिक के बंगले में रहना शुरू कर दिया। लेकिन रोज़ रात को मालिक एक नौकर के ज़रिए मुझे दूध का गिलास कमरे में भिजवा दिया करता था, जिसे पीने के बाद मुझ में बहुत थकावट सी आने लगती और मुझे नींद भी आने लगती। और तब मालिक मेरे कमरे में आता
और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे सहलाने लगता। और उसके बाद मैं मालिक के साथ इस बिस्तर पर कब गहरी नींद में चली जाती मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता। सुबह उठती तो मेरे शरीर में काफ़ी दर्द होता। मैं कम उम्र की थी, इसी वजह से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। अब रोज़ यही सिलसिला शुरू हो चुका था। एक दिन मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई कि तभी पीछे से एक नौकर आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। तभी वह कहने लगा कि अरे अरे, इतना क्यों उछल रही हो, तुम्हारे भाव बढ़ चुके हैं, तुम तो यही सब तो चाहती हो, तुम्हें मैं भी तो कीमत दूंगा। मैंने कहा कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तभी कहने लगा, अच्छा तो तुम रोज़ मालिक के कमरे में क्या करती हो? अचानक ही मालिक तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो चुका है? आज तक इतने पुराने नौकरों पर तो वह मेहरबान कभी ना हुआ। तुम क्या सोचती हो? मुझे ये सब मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जब तुम मालिक के साथ सब कुछ कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? यह सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। मुझे अब मालिक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं मालिक को तो नेक इंसान समझती थी कि जो कि मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद कर रहा था। मैं उसे भला इंसान समझती थी। मैं तभी गुस्से से मालिक की कमरे की तरफ जाने लगी। जब मालिक ने मुझे इतने गुस्से में देखा तो वह कहने लगे कि आओ यहाँ पर बैठो बेटा। तभी मैंने गुस्से से कहा कि अब मुझे और आपसे बात नहीं करनी और ना ही अब मैं आपके साथ इस बंगले में रहूँगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती। तभी मालिक कहने लगे, यह तो मुझे भी पता है। तभी मैं बोली, तभी तो आप रोज़ रोज़ रात को मेरे दूध के गिलास में नींद की दवा मिला देते हैं और उसके बाद आप मेरे साथ। इसके आगे मैं जो बोलने वाली थी कि तभी मालिक मुझ पर गुस्से से बरस पड़ा। वह कहने लगा कि तुम यह क्या घटिया बात कर रही हो? मैं तुम्हें बेटी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि रोज़ मैं तुम्हारे कमरे में आता हूँ, लेकिन तुम उसका गलत मतलब निकाल रही हो और मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊँगा। तुम्हें भी सच्चाई जानने का हक है। मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कौन सी सच्चाई? तभी मालिक कहने लगा कि तुम्हारी सौतेली माँ किसी नशेड़ी आदमी से तुम्हारी शादी करवाने वाली थी, जिसके बदले उन्हें बहुत पैसे मिलते। जब से तुम इस बंगले में आई थी तब से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में पूरी छानबीन करवाने लगा था। तभी वक्त रहते ये खबर मिली कि तुम्हारी सौतेली माँ कुछ ऐसा करने वाली है। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और तुम्हारी माँ को मुँह मांगी कीमत दी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में बुला लिया। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस माँ के लिए मैं इतना सब कुछ किया वह तो पैसों की ही खातिर यह सब कर रही थी। तभी मालिक कहने लगा कि मैं मानता हूँ यह सब गलत है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मैंने कहा। तभी मालिक कहने लगा, हाँ। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके खाने पीने में बहुत कमी आ चुकी थी। मैं उसका ध्यान नहीं दे पाता था। मैं कामकाज की वजह से अक्सर बाहर रहता था, जिसकी वजह से वह बाकी लड़कों की तरह तेज दौड़ भाग नहीं कर सकता था। उसे चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वह थोड़ा धीरे चलता है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती। पैसों की खातिर उससे कोई शादी कर सकता है, लेकिन कोई भी उसे प्यार नहीं देगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता हूँ। मेरे बेटे ने अपने आप को नाकाम समझ लिया है। उसने जीने की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है। वह सिर्फ अपने कमरे में ही रहता है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे जीने की उम्मीद मिल सकती है। शायद तुम उसकी ज़िंदगी संवार सकती हो। बाकी मैं उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवा रहा हूँ। डॉक्टरों ने भी कहा है कि रोहित को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा इसके बारे में वह लोग नहीं बता सकते, लेकिन इन दवाइयों से वह ठीक हो सकता है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मालिक ने जो मुझे ऑप्शन दी थी वह मुझे बेहतर लग रही थी। मेरी माँ ने जो किया वह बहुत ही गलत था। मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं थे कि वही अब मेरे लिए कोई फ़ैसला कर पाते। अब मैं माँ के पास वापस जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मालिक के बेटे से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। सुहागरात की रात मालिक का बेटा मेरे करीब आया और कहने लगा कि मुझे पता है
मेरे पिता ने तुम्हें कोई लालच देकर ही मुझसे शादी करवाई होगी। अपने पति की बात सुनते ही मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, मैंने खुद खुशी से आपसे शादी की है और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप जल्द बेहतर हो जाएंगी। अब मैं अपने पति की दिन रात सेवा करने लगी थी, उसे हिम्मत देती थी। मुझे अपने ससुराल में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे ससुर का मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार था। धीरे धीरे मेरे पति में भी कुछ बदलाव आने लगे। अब यूं ही करते करते पूरे 2 साल बीत चुके थे। मेरे पति पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुके थे। मुझे लगता है कि मेरी सौतेली माँ ने गलती से जो मेरे लिए फ़ैसला लिया था वह अब की ज़िंदगी में मेरे लिए बेहतर हो चुका है। जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।